नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी एग्जाम सीरीज में ऐसे परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हल को बताया जा रहा है जो सरल हैं, जिन्हें इफेक्टिव और करेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने पर आपकी स्कोरिंग एबिलिटी बढ़ेगी। आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज में इस दूसरी वीडियो में एससीआर, ट्रायक, डायक के कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके सीरीज पैरेलल कनेक्शन और प्रोटेक्शन के कुछ सवाल शुरू करते हैं। प्रश्न है, जो हम स्विचिंग डिवाइस डायक और ट्रायक इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है। तो दोनों ट्रायक और डायक हैं वो बाई डायरेक्शनल स्विचिंग डिवाइस है। दोनों डायक और ट्रायक दोनों डायरेक्शन के करंट को कैरी कर सकते हैं और दोनों डायरेक्शंस में ब्लॉकिंग और कंडक्शन स्विचिंग स्टेट्स रखते हैं। इनके करंट कैरिंग जो मेन कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें हम एनोड और कैथोड नहीं कह के मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 कहते हैं। ट्रायक में जहां 6 अलग अलग डॉप्ड लेयर्स के बीच में 5 पीएन जंक्शंस बनते हैं, जितनी लेयर्स होती हैं उनसे एक कम जंक्शंस की संख्या रहती है। वहीं डायक में 5 डॉप्ड लेयर्स के बीच में 4 जंक्शंस हैं। डायक में 2 टर्मिनल हैं, जबकि ट्रायक में मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 जो 2 करंट कैरिंग कनेक्शंस हैं, उसके अलावा एक ट्रिगर कंट्रोल का गेट टर्मिनल भी है, जहां गेट पर हम एक पल्स करंट का सिग्नल देते हैं तो इस ट्रायक डिवाइस की स्विचिंग एक्टिविटीज को उस करंट से कंट्रोल किया जा सकता है। डायक में केवल 2 करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स हैं, गेट जैसा तीसरा टर्मिनल नहीं है। ट्रायक को हम 2 एंटी पैरेलल कनेक्टेड एससीआर समझ सकते हैं। ऐसे एससीआर जो रिवर्स पैरेलल हैं, यहाँ अगर इस एससीआर का एनोड टर्मिनल है तो उसी कनेक्शन पर दूसरे एससीआर का कैथोड टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है और दोनों टर्मिनल्स के बीच में दोनों एससीआर पैरेलल लेकिन रिवर्स मोड में कनेक्ट है और इनका जो गेट टर्मिनल है वो कॉमन है। जो ट्रायक से कंट्रोल सर्किट्स बनते हैं वो जैसे हम दिखा रहे हैं, एक डायरेक्शन में लाल कैरेक्टरिस्टिक से ब्लॉकिंग और कंडक्शन स्टेट रख रहे हैं, वहीं ये नीली कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कैरेक्टरिस्टिक में उल्टी डायरेक्शन की करंट के लिए ब्लॉकिंग स्टेट और कंडक्शन स्टेट दोनों तरफ स्विचिंग एक्शन हो सकती है। और ट्रायक से बने हुए सर्किट बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, इकोनॉमिक, सेफ और लो और मीडियम पावर एप्लीकेशंस के लिए, जहां हम एसी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, काफ़ी रिलायबल भी हैं। ट्रायक का इस्तेमाल हम लाइट डिमर्स, फैन रेगुलेटर, छोटी मोटरों के कंट्रोल और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग्स में करते हैं। डायक में डॉप्ड लेयर, जंक्शंस और नंबर ऑफ टर्मिनल्स ट्रायक से सभी एक कम है। डायक में 5 लेयर हैं, 4 जंक्शंस हैं और 2 टर्मिनल्स हैं और हम डायक को 2 एंटी पैरेलल डायोड जैसे समझ सकते हैं और इसे, जैसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पे अगर किसी भी पोलैरिटी के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो ब्लॉकिंग मोड में रहता है और अगर हम वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा एक्सीड करते हैं दोनों पोलैरिटीज़ में तो डिवाइस की स्विचिंग एक्शन से ये टर्न ऑन या ट्रिगर होके कंडक्शन मोड में चला जाता है और एक कंडक्टिव डायक को उसका करंट अगर हम होल्डिंग करंट से कम कर देते हैं तो वापस ब्लॉकिंग स्टेट में पा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं डायक की वीआई कैरेक्टरिस्टिक एससीआर से मिलती जुलती है। अगर हम एक एससीआर की फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से टर्न ऑन या ट्रिगर को समझें तो डायक और एससीआर एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, लेकिन एससीआर यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है और डायक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। डायक एक ब्लॉकिंग स्टेट में ओपन स्विच जैसा बिहेव करेगा अगर अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है और ब्रेक ओवर से ज़्यादा वोल्टेज पे इसमें स्विचिंग हो जाती है। डायक की ब्रेक ओवर वोल्टेज दोनों तरफ सिमेट्रिकल और वेल डिफाइंड होती हैं। हम डायक का इस्तेमाल ट्रायक और दूसरे एससीआर जैसे स्विचिंग डिवाइस हैं थायरिस्टर फैमिली के, उनकी सिमेट्रिकल दोनों पोलैरिटीज में ट्रिगरिंग के लिए कर सकते हैं। डायक को हम कुछ सर्किट्स में रिलेज वगैरह की कॉइल्स के अक्रॉस ओवरलोड प्रोटेक्शन या वोल्टेज लिमिटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है, ट्रायक और एससीआर के डिफरेंसेस को बताओ। तो दोनों ट्रायक और एससीआर में 3 टर्मिनल्स हैं और ये गेट के द्वारा कंट्रोल्ड या ट्रिगर्ड स्विचिंग डिवाइसेज हैं, जिनमें 2 स्टेबल ब्लॉकिंग और कंडक्शन की स्टेट्स हैं
जिन्हें हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दोनों का इस्तेमाल हम स्विचिंग की एक्शन से कंट्रोल एप्लीकेशंस में एसी पावर कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। लेकिन SCR यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में एनोड से कैथोड की तरफ पावर सर्किट में करंट कैरी करेगा। वहीं ट्रायक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है और इसमें करंट फ्लो मेन टर्मिनल 2 और मेन टर्मिनल 1 के बीच में दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है। जहां SCR 4 डॉप्ड लेयर और 3 जंक्शंस का डिवाइस है, वहीं ट्रायक 6 डॉप्ड लेयर्स के बीच में 5 जंक्शंस का डिवाइस है और दोनों में टर्मिनल्स की नंबर 3 है। जो ट्रैक की कैरेक्टरिस्टिक है वो SCR या थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक से मिलती जुलती है। अगर फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर से कम है और गेट पे कोई करंट सिग्नल ट्रिगरिंग के लिए नहीं दिया हुआ है तो डिवाइस ब्लॉकिंग स्टेट में ओपन स्विच की जैसे सारी वोल्टेज को विथस्टैंड करेगा और नेग्लिजिबल करंट को अलाउ करेगा। और अगर आप ऐसी स्टेज में गेट पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव करंट का सिग्नल देते हैं तो इंटरनल रीजनरेशन के फिनोमिना से गेट करंट के कारण जब ब्लॉकिंग लीकेज करंट लैचिंग लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो डिवाइस ट्रिगर होकर टर्न ऑन होकर कंडक्शन मोड में चला जाता है। दोनों ट्रायक और SCR में ये एक जैसी एक्टिविटी है, लेकिन जहां SCR एक ही डायरेक्शन में एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव रख के फॉरवर्ड मोड में ही ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और एक ही तरफा एनोड से कैथोड की तरफ कन्वेंशनल करंट की फ्लो को अलाउ करता है। वहीं ट्रायक MT2 MT1 की कंपैरिजन में चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो और गेट पे चाहे हम पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार का सफिशिएंट करंट अगर दें तो दोनों डायरेक्शंस में बाई डायरेक्शनल अपना व्यवहार शो करता है। क्योंकि SCR यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है तो उसके टर्मिनल जो मेन करंट कैरिंग है उन्हें हम एनोड और कैथोड कहते हैं और फॉरवर्ड बायसिंग में एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है। वहीं ट्रायक क्योंकि बाई डायरेक्शनल डिवाइस है तो इसके जो करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एनोड और कैथोड के बजाय मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं दोनों गेट कंट्रोल्ड स्विचिंग डिवाइस है, लेकिन SCR यूनिडायरेक्शनल है और ट्रायक बाई डायरेक्शनल है। सर्किट एप्लीकेशंस में ट्रायक के बिहेवियर को दो एंटी पैरेलल जुड़े हुए कन्वेंशनल जो हमारे थायरिस्टर है जिनमें एक कॉमन गेट टर्मिनल है वैसा माना जा सकता है और एक सिंगल पैकेज यूनिट में ये 3 टर्मिनल का डिवाइस बाई डायरेक्शनल स्विचिंग कंट्रोल्ड एप्लीकेशन को कर देता है। जो ट्रायक के सर्किट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और इकोनॉमिक हैं कंपेयर टू 2 थायरिस्टर के इसी तरह के बने हुए सर्किट्स और हम AC पावर कंट्रोल में ट्रायक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ट्रायक की करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और dY/dt रेटिंग्स थायरिस्टर्स की तुलना में कम है और अगर हम ज़्यादा पावर की या ज़्यादा तेज हाई फ्रीक्वेंसीज की हैवी ड्यूटी कोई AC पावर स्विचिंग एप्लीकेशंस कर रहे हैं तो ट्रायक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और वहां हम SCRs का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लो पावर और लो फ्रीक्वेंसी की एप्लीकेशंस के लिए ट्रायक ज़्यादा कन्वीनियंट और इकोनॉमिक है, लेकिन हाई पावर और हाई फ्रीक्वेंसी की एप्लीकेशंस के लिए SCRs का ही इस्तेमाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है LA-SCR की पूरी रूप क्या हो सकता है, इसे समझाइए या फिर लाइट ट्रिगरिंग के बारे में बताइए। तो LA-SCR का मतलब है ऐसा SCR जो लाइट एक्टिवेटेड है, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसकी कंस्ट्रक्शन में जो ये इनर P डॉप्ड लेयर है उसके पास एक छोटी सी निच या रेसेस बनाई हुई होती है, एक छोटा सा सुराख बनाया हुआ होता है जहां हम सुटेबल लो वेवलेंथ की रेडिएशंस को किसी ऑप्टिकल फाइबर की गाइडेंस में इंसिडेंट करवा सकते हैं और लाइट रेडिएशन से ये स्पेशल डिजाइंड मटेरियल में होल और इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर डेवलप होते हैं वो यहाँ जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे वो फॉरवर्ड बायस SCR की J2 जंक्शन के अक्रॉस लीकेज करंट को लैचिंग लेवल तक ले जाएंगे और डिवाइस लाइट के इंसिडेंट होने से ब्लॉकिंग से कंडक्शन में टर्न ऑन और या ट्रिगर हो जाएगा। हम व्यवहार में जब
LASCRs को सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं तो दोनों लाइट और गेट सिग्नल की ट्रिगरिंग के कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं। SCR में गेट सर्किट पे मिनिमम गेट करंट से कुछ कम करंट की बायसिंग के साथ गेट करंट फ्लो होता है और उस कंडीशन में SCR टर्न ऑन या ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लाइट का सपोर्ट करेंगे तो लाइट और गेट करंट की कॉम्बो एक्शन से टर्न ऑन या ट्रिगर हो जाएगी। और इस तरह की एप्लीकेशन का यूज सीरीज में जब बहुत सारे स्विच अलग अलग पोटेंशियल पे अपने गेट टर्मिनल को रखते हुए इस्तेमाल किए जाते हैं तो एक साथ टर्न ऑन करने के लिए किया जाता है। हम अक्सर लाइट एक्टिवेटेड SCR का इस्तेमाल हाई वोल्टेज की जो डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं उसमें कन्वर्टर स्टेशंस के लिए, रेक्टिफायर और इन्वर्टर्स के लिए जो हम SCRs इस्तेमाल करते हैं उनमें करते हैं। SCR के प्रोटेक्शन के बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस SCR के सीरीज में नीले बॉक्स में आए हुए सर्किट ब्रेकर और करंट लिमिटिंग फ्यूज ओवरलोड या ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। SCR में di/dt करंट के समय के साथ तेज परिवर्तन जो टर्न ऑन की राइज टाइम इंस्टेंट्स में SCR को डैमेज कर सकता है। di/dt को कम रखने के लिए सीरीज में SCR सर्किट में एक इंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। SCR को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस वेरेक्टर या नॉन लीनियर रजिस्टर्स को SCR के पैरेलल लगाया जाता है। वहीं SCR को dv/dt की फॉल्स टर्न ऑन से बचाने के लिए R और C का ये सीरीज कॉम्बिनेशन SCR के पैरेलल में स्नबर सर्किट के रूप में लगाया जाता है। अभी जरा समझते हैं एक SCR का ये जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो किस तरह से काम करता है। अगर हम किसी SCR को लगातार लंबे समय तक ओवरलोड ऑपरेशन करते हैं तो SCR में जो ओवर करंट की लंबी कंडीशंस हैं उससे इसका जो केस में इंटरनली करंट से जो लॉसेस डेवलप होंगे उससे जंक्शंस के टेम्परेचर उनकी जो सेफ मैक्सिमम लिमिट है उसे अगर क्रॉस कर देंगे तो डिवाइस डैमेज हो जाएगा। हमारे सर्किट्स में जो SCRs लगे हुए हैं उनमें ओवरलोड होने के कई कारण हो सकते हैं। किसी सर्किट में SCR का फॉरवर्ड या रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज में करंट को रोकने का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अगर फॉल्स डैमेज हो जाए तो हमारे सर्किट के SCR ओवरलोडेड हो सकते हैं। सर्किट में जो कंट्रोल के लिए हम गेट पे ट्रिगरिंग फायरिंग पल्सेस देते हैं वो अगर सही तरीके से कोऑर्डिनेटेड नहीं रहे, मिसअलाइंड हो जाए तब भी हमारा सर्किट ओवरलोडेड होने से SCRs के करंट अनसेफ हाई हो सकते हैं। हमारे सर्किट में जो कनेक्शंस हैं उनके रॉन्ग सेटिंग से लोड में कोई शॉर्ट सर्किट होने से भी ओवरलोड आ सकते हैं। किसी लोड को लगातार अगर हम उसकी जो नॉर्मल रेटिंग कंडीशंस है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब भी सीरीज में कनेक्टेड SCRs में ओवरलोडिंग आ सकती है। हम एक SCR को ओवरलोड से बचाने के लिए कन्वेंशनल तरीके इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक एक्शन से काम करने वाले सर्किट ब्रेकर और एक्सेसिव करंट से मेल्ट होने वाला फ्यूज सिस्टम्स हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये फ्यूज फास्ट एक्टिंग है और ये करंट को राइज होने से भी लिमिट करता है। क्योंकि SCR एक शॉर्ट टाइम रेटेड डिवाइस है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटीज नहीं है, तो सेफ और रिलायबल ऑपरेशन के लिए SCR और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओवरलोड कंडीशंस में SCR जो काफ़ी महंगा और डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है वो डैमेज हो उससे पहले सीरीज में लगे हुए सर्किट ब्रेकर और फ्यूज करंट को इंटरप्ट करके सप्लाई को SCR से आइसोलेट करके सेफ्टी को इंश्योर करें। SCR में ओवर करंट प्रोटेक्शंस के लिए सीरीज में लगे हुए सर्किट ब्रेकर मैग्नेटिक एक्शन पर ऑपरेट करते हैं और इनका जो ट्रिपिंग टाइम है वो काफ़ी साइकिल्स का लॉन्ग होता है। तो हम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल SCR के उस तरह के बचाव में करते हैं जहां ओवरलोड कम मैग्नीट्यूड का है लेकिन लगातार लंबे समय तक है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स में SCR डैमेज हो उससे पहले सर्किट ब्रेकर आइसोलेशन का काम करेगा। वहीं जो फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज है वो SCR को ऐसे लार्ज मैग्नीट्यूड के सर्ज करंट से बचाव करेंगे जो बहुत छोटे ड्यूरेशंस के हैं, साइकिल्स या
सब साइकिल ड्यूरेशन के। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिनकी खुद की थर्मल कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती, उनमें ओवर करंट प्रोटेक्शंस के लिए जो फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज लगाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी वाली सिल्वर मेटल के इस तरह के सेक्शंस होते हैं, जहां बीच में हम छोटे क्रॉस सेक्शंस को स्पेशल डिजाइन के साथ प्लान करते हैं ताकि फ्यूज का हीट डेसिपेटिंग सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाए और ओवर करंट की कंडीशंस में कम सेक्शन का मटेरियल तेजी से मेल्ट होकर आइसोलेशंस का काम कर दे। कुछ ऐसे फ्यूज में दो सिल्वर लीड्स के बीच में छोटा ब्रेजिंग सेक्शन कम मेल्टिंग पॉइंट की एलोए मेटल से बनाया जाता है ताकि ओवरलोड कंडीशंस पे फ्यूज की एक्शंस फास्ट हो जाए। हमारे ऐसे फ्यूज फुल लोड करंट को लगातार कैरी करेंगे, थोड़ा ओवरलोड भी होगा तो भी वो ज्यादा गर्म नहीं होंगे और सस्टेन्ड ओवरलोड से फ्यूज की बजाय सर्किट ब्रेकर जो मैग्नेटिक एक्शन से काम करेगा वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन शॉर्ट टाइम ओवरलोडिंग कंडीशंस पे जो फ्यूज की I²R/T रेटिंग है वो SCR की I²T रेटिंग से कम है, अर्थात फ्यूज पहले मेल्ट हो जाएगा और SCR को डैमेज नहीं होगा। एक सर्किट में अगर फ्यूज नहीं होता तो हमारा फॉल्ट करंट इस D लेवल तक आता और C से ज्यादा करंट अगर एक्सीड होता तो SCR को डैमेज हो सकता था। लेकिन फ्यूज लगाने पे फ्यूज की जो रेटिंग्स है वो SCR की सब साइकिल रेटिंग से नीचे है तो फ्यूज मेल्ट होना शुरू कर देगा और मेल्टिंग के बाद फ्यूज के कॉन्टेक्ट्स के बीच में आर्किंग होगी, लेकिन करंट लिमिटेड कंडीशंस में ही रहेगा। वो पहले की भांति ही थायरिस्टर की रेटिंग से ज्यादा नहीं हो पाएगा और ऐसे फास्ट एक्टिंग फ्यूज तेजी से मेल्ट होकर SCR को ओवर करंट के सर्ज से प्रोटेक्ट कर लेंगे। हमारी परीक्षाओं में एक से ज्यादा SCR के सीरीज या पैरेलल कनेक्शंस के बारे में बहुत प्रश्न आते हैं। प्रश्न है SCR के सीरीज कनेक्शन की आवश्यकता क्यों है? मॉडर्न डिजाइन में सिंगल SCR ज्यादा वोल्टेज रेटिंग्स में डिजाइन और प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हमारी सर्किट में जो वोल्टेज की डिमांड्स हैं सप्लाई वोल्टेज की, वो इंडिविजुअल थायरिस्टर की रेटिंग से ज्यादा हो सकती है। जब अप्लाइड सप्लाई वोल्टेज इंडिविजुअल थायरिस्टर की वोल्टेज रेटिंग से ज्यादा हो तो हम वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए एक से ज्यादा SCRs को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जब बहुत सारे थायरिस्टर एक ही बैच और डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन के बनाए जाते हैं तो इनके माइक्रो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने से इनकी इंटरनल इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक में स्मॉल वेरिएशंस आ सकते हैं और ऐसी कंडीशंस में इनके द्वारा सीरीज में वोल्टेज शेयरिंग अनइक्वल होने से एक सीरीज स्ट्रिंग में सभी थायरिस्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। सीरीज में कनेक्टेड SCRs की यूटिलाइजेशन की डिग्री को इंप्रूव करने के लिए हम SCR के पैरेलल में फिक्स्ड कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस से स्टैटिक इक्वलाइजेशन और एक स्नबर सर्किट जैसा RC कॉम्बिनेशन जिसमें कैपेसिटर का मेन रोल है SCR के पैरेलल में डायनामिक इक्वलाइजर के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी SCR का जो स्ट्रिंग में यूटिलाइजेशन है उसे रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी एक SCR की वोल्टेज रेटिंग को नंबर ऑफ SCR से मल्टीप्लाई कर दें तो टेक्निकली ये वो वोल्टेज हो सकती थी जो हम स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग से सिस्टम पर जो मैक्सिमम वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं वो न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है और स्ट्रिंग एफिशिएंसी सदैव 1 से कम रहती है। और स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम स्टैटिक इक्वलाइजर्स का इस्तेमाल ब्लॉकिंग कंडीशंस में और टर्न ऑन और टर्न ऑफ के समय डायनामिक इक्वलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा प्रश्न है कि SCR के पैरेलल कनेक्शंस की जरूरत क्यों है? हम एक से ज्यादा SCR को एक ही सर्किट में आपस में पैरेलल करंट लोड को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमारी सर्किट का टोटल लोड करंट इंडिविजुअल थायरिस्टर की करंट लिमिट से ज्यादा हो। जब हम थायरिस्टर का इस्तेमाल सर्किट्स में करते हैं तो एक ही डिजाइन के दो SCRs में भी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस हो सकता है। जैसे दो फॉरवर्ड कंडक्शन करंट की कैरेक्टरिस्टिक में जब हम पैरेलल ऑपरेट करेंगे तो सेम वोल्टेज पे दोनों के कंडक्शन करंट के मैग्नीट्यूड
एक का ज्यादा है, दो का कम है, और ऐसी स्थिति में एक ज्यादा करंट से हीटिंग होगी, उससे गर्म होगा, तो इसका जो बल्क रेजिस्टेंस है वो अगर और डिक्रीज हो जाएगा तो इसका करंट शेयर लगातार बढ़ता हुआ इसे डैमेज कर सकता है। तो हम इक्वलाइजेशन के लिए सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगा लेते हैं तो इंक्रीज करंट से जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगी वो दूसरे एससीआर को भी ज्यादा वोल्टेज पे बायस करके करंट को शेयर करवाएगी और टोटल करंट का शेयर किसी एक एससीआर को डैमेज नहीं कर पाएगा। डायनामिक कंडीशंस में टर्न ऑन और टर्न ऑफ के समय इक्वलाइजेशन के लिए हम सीरीज में इंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस बहुत सारे थायरिस्टर में से किसी एक थायरिस्टर के पहले टर्न ऑन होने पर दूसरे थायरिस्टर को रिक्वायर्ड फिंगर वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, तो दूसरे थायरिस्टर का टर्न ऑन भी मैनेज हो जाएगा और थायरिस्टर सर्किट की सेफ्टी एश्योर रहेगी। तो इस तरह के इक्वलाइजर सर्किट्स की जरूरत पैरेलल कनेक्शंस में भी है। पैरेलल कनेक्शन में जब हम बहुत सारे थायरिस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो सबकी हीट सिंक को कॉमन बनाया जाता है, सिमेट्रिकल प्लेसिंग की जाती है ताकि सब में थर्मल इफेक्ट्स आइडेंटिकल तरीके के बने रहें। आज की वीडियो लेसन का आखिरी प्रश्न लेते हैं, एससीआर के नेचुरल और फोर्स्ड कम्यूटेशन के बारे में आप क्या समझते हैं? तो एक एससीआर के कम्यूटेशन का अर्थ है एक थायरिस्टर को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जो ऑन स्टेट है उससे वापस करंट की ब्लॉकिंग ऑफ स्टेट में ले जाना, और इस कम्यूटेशन या टर्न ऑफ ट्रांजिशन के लिए हमें दो आवश्यकताएं हैं। जो कंडक्शन एनोड करंट है उसे डिक्रीज करके होल्डिंग करंट से भी कम कर देना है, और एक रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करना है ताकि बाहर की दोनों डॉप्ड लेयर से चार्ज कैरियर उल्टे स्वीप आउट हो जाएं और इंटरनली J2 जंक्शन के दोनों तरफ रिकॉम्बिनेशन से डिप्लेशन जोन का फॉर्मेशन हो जाए। तो हमें एक रिवर्स वोल्टेज को कम्यूटेशन टाइम इंटरवल से ज्यादा समय तक अप्लाई करके रखना होगा। अगर हमारी सप्लाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग नेचर की है और पूरी आधी साइकिल पे रिवर्स पोलैरिटी थायरिस्टर के अक्रॉस आती है तो इस तरह के कम्यूटेशन को हम नेचुरल कम्यूटेशन या क्लास एफ कम्यूटेशन कहते हैं। इस तरह के कम्यूटेशन का इस्तेमाल हम रेक्टिफायर सर्किट्स और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर्स में करते हैं, और हमारा थायरिस्टर नेचुरली सप्लाई की कंडीशंस के कारण इन दो कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ कंडक्शन करंट को होल्डिंग करंट से कम करके और अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज के असर के कारण नेचुरली कम्यूट टर्न ऑफ हो जाता है। वहीं जो क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन है जिसमें एक थायरिस्टर को बंद करने के लिए दूसरे थायरिस्टर को टर्न ऑन या ट्रिगर करना जरूरी है। क्लास डी कम्यूटेशन है जिसमें एक के करंट को दूसरे ऑक्सिलरी थायरिस्टर पे शिफ्ट करने के बाद ऑक्सिलरी थायरिस्टर लोड कम्यूट होता है, और एक क्लास ई एक्सटर्नल पल्स जिसमें एक सेपरेट सोर्स से जनरेटेड ओवर वोल्टेज से फोर्सफुली हम थायरिस्टर के कम्यूटेशन की एक्शन करते हैं। इन सभी कम्यूटेशन प्रैक्टिसेस में आर्टिफिशियली फोर्स्ड तरीके से थायरिस्टर के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, और ऐसे कम्यूटेशंस को हम फोर्स्ड कम्यूटेशन कहते हैं। फोर्स्ड कम्यूटेशन के लिए हमें ऐसे इन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर इस्तेमाल करने होंगे जिनका टर्न ऑफ टाइम कम हो, और कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स में फोर्स कम्यूटेशन बनाते समय कुछ लॉसेज होने से फोर्स कम्यूटेशन सर्किट्स नेचुरल कम्यूटेशन की सर्किट्स की तुलना में कम एफिशिएंट भी होते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से एससीआर, ट्राइक, डायक के कंपैरिजन, उनके सीरीज पैरेलल कनेक्शन और प्रोटेक्शंस के बारे में आपकी जानकारियां परीक्षा उपयोगी बनी होगी। इसी एग्जाम सीरीज की दूसरी प्लेलिस्ट से न केवल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे सब्जेक्ट्स अच्छे किए जा सकते हैं। आप परीक्षाओं में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें, इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।